हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। हाजिर हूं मैं और स्वागत करता हूं आपका आप ही के अपने चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा पे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, आजकल हम आपकी जो एलटी का नया सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग जो उसका पार्ट 1 है, यानी जो क्या है आपके पास पेडागॉजी है, ठीक है, उसका अध्ययन कर रहे हैं हम। तो उसके अंतर्गत हम देख रहे थे, क्या देख रहे थे, आपके प्रकृतिवाद देख रहे थे, यानी नेचुरलिज्म देख रहे थे। तो प्रकृतिवाद के अंतर्गत आज हमारे दो आखिरी टॉपिक बचे हुए हैं, जो क्या है, प्रकृतिवाद एवं शिक्षक और प्रकृतिवाद एवं विद्यालय। अर्थात प्रकृतिवादियों के अनुसार जो शिक्षक होना चाहिए, शिक्षक कैसा होना चाहिए और शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए शिक्षण के कार्य में, और इसी के साथ साथ जो प्रकृतिवादियों के अनुसार है वो विद्यालय, वो कैसा विद्यालय होना चाहिए। तो चलिए इन दोनों चीज़ों को देखते हैं और फिर आगे की बात करेंगे। तो देखिए, प्रकृतिवाद एवं शिक्षक। देखो, प्रकृतिवादियों ने क्या कहा कि प्रकृति ही क्या होती है, सर्वोत्तम शिक्षक होती है। यानी जो प्रकृतिवादी हैं वो किस बात पर बल देते हैं कि जो बाह्य शिक्षक है, यानी जो मनुष्य है ना, मनुष्य को शिक्षक के रूप में कार्य करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, जो प्रकृति होती है वही प्रकृति है सबसे अच्छी शिक्षक है। बच्चा प्रकृति में जितना अधिक से अधिक रहेगा वो अपने अनुभवों द्वारा, अपनी इंद्रियों द्वारा उतना से अधिक ज्ञान प्राप्त करेगा। अब लेकिन होता क्या है कि हमें बच्चे को गाइड करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए ही। तो अगर कोई ना कोई चाहिए तो ये क्या कहते हैं, अगर आप शिक्षक रख रहे हो तो यहाँ क्या मानते हैं प्रकृतिवादी कि प्रकृतिवादी शिक्षा में शिक्षक का स्थान क्या होता है, गौण होता है। क्या होता है शिक्षक का स्थान, गौण होता है। अर्थात ये कहते हैं शिक्षक को केवल क्या रखना है, केवल वातावरण का निर्माण करना है, ऐसे वातावरण का निर्माण करना है जिस वातावरण में बालक सीख सके। उसके अलावा अध्यापक की कोई भी भूमिका नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, वही कहता है प्रकृतिवादी शिक्षा में शिक्षक का स्थान क्या मानते हैं, गौण मानते हैं। शिक्षक का कार्य केवल ऐसे वातावरण का निर्माण करना है जिसमें बालक स्वयं अपने अनुभवों से ज्ञान प्राप्त कर सके। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है, ये क्या कहते हैं कि वैसे तो प्रकृति सर्वोत्तम शिक्षक है, लेकिन हमें क्या रखना पड़ता है, शिक्षक को भी रखना पड़ता है, लेकिन जो शिक्षक होता है उस शिक्षक का स्थान क्या होता है, गौण होता है। यानी जो यहाँ पर मुख्य होता है, मुख्य कौन होता है, बालक होता है। अब वो कह रहे हैं जब आप शिक्षक रख रहे हो तो शिक्षक का कार्य क्या होना चाहिए, शिक्षक का कार्य केवल वातावरण का निर्माण करना होना चाहिए, और ऐसे वातावरण का निर्माण जिसमें बालक आसानी से अपने अनुभवों द्वारा सीख सके। अर्थात शिक्षक वातावरण का निर्माण कर देगा, वातावरण का निर्माण करने के बाद जो आपका क्या है, बच्चा है, बच्चे को उस वातावरण में छोड़ देगा और बच्चा स्वयं के अनुभवों से, स्वयं के कार्यों से, स्वयं के इंद्रियों द्वारा उस वातावरण में अपने ज्ञान का निर्माण करता है। तो ये किसका कहने का अर्थ है, ये प्रकृतिवादियों का कहने का अर्थ है। अब देखिए क्या कहते हैं, बालक की साधु प्रकृति होती है, उसका स्वाभाविक विकास केवल तभी संभव है जब उसकी स्वतंत्र क्रियाओं में किसी प्रकार की बाह्य बाधा न डाली जाए। किसने कहा था, आपका रूसो ने कहा था। तो यानी जो रूसो आए थे, रूसो ने क्या कहा था कि जो बालक होते हैं, यानी बालक क्या होता है, एक कोरी कागज या कोरे स्लेट की जैसा होता है, यानी साधु प्रकृति का होता है, उसके अंदर कोई भी द्वेष भावना नहीं होती है, उसके अंदर कोई भी ज्ञान नहीं होता है ना। अगर उसको स्वतंत्र रूप से विकसित होने का मौका दिया जाए तो तभी क्या होगा, वो अच्छे तरीके से उसका विकास संभव हो पाएगा। अगर आप उसको क्या करोगे, उसकी स्वतंत्र क्रियाओं में किसी प्रकार की बाह्य बाधा डालोगे तो उसका स्वाभाविक विकास नहीं हो पाएगा। अर्थात इनके कहने का क्या अर्थ है, आप व्यक्ति को बचपन, जो बच्चा है उसे प्रकृति की गोद में छोड़ दे, वो वहाँ सीखता रहेगा। अब जो शिक्षक होता है, शिक्षक कई बार क्या करता है, बच्चे पर अपने विचार थोपने की कोशिश करता है या उसके विचारों को अपने विचारों के अनुरूप बनाने की कोशिश करता है। तो जो रूसो हैं वो इस चीज़ को क्या मानते हैं, बच्चे के विकास में बाधा मानते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि शिक्षक को भी अपने विचार नहीं थोपने चाहिए या उसको कुछ अपने हिसाब से नहीं बताना चाहिए, बल्कि शिक्षक को केवल वातावरण का निर्माण करना चाहिए जिसमें रहकर बालक अपने अनुभवों द्वारा सीखे। अगर आप बच्चे के विकास में बाह्य बाधा यानी बाहर से कुछ चीज सिखाने की कोशिश करोगे तो बच्चे का स्वाभाविक विकास नहीं हो पाएगा। तो आपको ये स्टेटमेंट सीधे सीधे याद रखनी है। स्टेटमेंट किसने कही थी, रूसो ने कही थी। क्या कहा था कि बच्चे का स्वाभाविक विकास केवल तभी संभव है जब हम उसमें बाहर से उसकी क्रियाओं में कोई भी बाधा ना पहुंचाएं। तो ये किसका था, रूसो का था। अब अगला आता है, ठीक है, प्रकृतिवाद में शिक्षक का स्थान क्या है, पर्दे के पीछे रहने वाले सूत्रधार का है। ये किसने कहा था, रॉस ने कहा था। तो ये आपका ये स्टेटमेंट कई बार पूछा गया है कि जो प्रकृतिवाद है या ऐसे पूछता है कि ठीक है, शिक्षक का स्थान पर्दे के पीछे रहने वाले सूत्रधार का है। ये किसका स्टेटमेंट है, रॉस का स्टेटमेंट है।
और ये कौन सी फिलॉसफी पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है आपकी कौन सी फिलॉसफी है? प्रकृतिवाद पर। किस पर निर्भर करता है? प्रकृतिवाद पर निर्भर करता है। तो ये तो हमारा क्या हो गया, प्रकृतिवाद में शिक्षक देख लिया हमने। अर्थात जो प्रकृतिवादी हैं वो क्या कहते हैं, शिक्षक की भूमिका गौण होती है, यानी शिक्षक का कोई विशेष कार्य नहीं है, बस शिक्षक का कार्य केवल इतना होता है कि वो अच्छे से वातावरण का निर्माण करे जिसमें रहकर बालक अपने क्रियाओं द्वारा और अपने इंद्रियों द्वारा ज्ञान प्राप्त करे और वहां से कोई अवधारणा का निर्माण करे। अब अगला आता है प्रकृतिवाद एवं विद्यालय। तो अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि प्रकृतिवादी क्या कहना चाहते हैं। प्रकृतिवादी विद्यालय जैसी संस्थाओं को भी नहीं मानते हैं। वो क्या कहते हैं, बच्चे को सीखना है तो स्कूल इत्यादि की या विद्यालय की इत्यादि की जरूरत नहीं है, बच्चा प्रकृति में रहकर ही स्वयं से सीख सकता है। ठीक है, तो देखिए वही चीज उन्होंने कही, प्रकृति विधियों के अनुसार विद्यालय कठोर बंधनों वाली संस्था ना होकर स्वतंत्र वातावरण प्रदान करने वाली संस्था होनी चाहिए। यानी प्रकृतिवादियों ने क्या कहा कि विद्यालय ऐसा नहीं होना चाहिए कि जहाँ क्या आपका एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल चल रहा है कि सुबह प्रार्थना होगी, उसके बाद हिंदी का पीरियड, मैथ का पीरियड, और इस तरीके का विद्यालय नहीं होना चाहिए। बल्कि विद्यालय में क्या होना चाहिए, आप केवल ऐसे वातावरण का निर्माण कर दीजिए, यानी आपने अलग अलग, जैसे साइंस की अलग बना दी, मैथ की अलग बना दी, हिंदी की, इंग्लिश की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इस तरीके से बना दी। और जिस समय बच्चे का जो सीखने का मन हो, बच्चा उस समय वहाँ वो जाकर सीखे, है ना। जैसे आपकी पहली घंटी फिजिक्स की है, लेकिन कोई बच्चा है वो क्या पढ़ना चाहता है, उसका फिजिक्स पढ़ने में मन नहीं हो, हिंदी पढ़ना चाहते, तो बच्चे के पास ऐसा अपना मत होना चाहिए कि वो जाकर हिंदी सीख सके या हिंदी से संबंधित कार्य कर सके, या इस समय बच्चे का खेलने का काम है तो मन है तो बच्चा खेल सके। ऐसा नहीं कि बच्चा वहाँ बंधनों में बंधा है कि नहीं अभी तो मैथ की घंटी है तो मैथ जबरदस्ती पढ़नी पड़ेगी। तो प्रकृतिविद यही कहना चाहते हैं कि आप इस विद्यालय कैसा होना चाहिए कि आप अलग अलग प्रकार की वहाँ व्यवस्था कर दीजिए, मतलब अलग अलग प्रकार के विषयों का इस तरीके से बना दिए, वातावरण दीजिए जहाँ जाकर बच्चा सीख सके। और जिस समय बच्चे की जो सीखने की इच्छा होगी, बच्चा उस समय वो जाकर सीखे। ये ना हो कि वो एक निश्चित टाइम टेबल में बंधा हो कि ये हिंदी का पीरियड, खेलने का पीरियड या जिस भी चीज़ का पीरियड है, इस तरीके के बातें को अपनाने से कौन मना करते हैं, आपके प्रकृतिवादी मना करते हैं। अब देखिए, लेकिन वो क्या कहते हैं, लेकिन फिर भी हमें विद्यालय, वो तो चाहते क्या है कि विद्यालयों की स्थापना हो ही ना, लेकिन फिर भी वो क्या कहते हैं कि हमें सामाजिक विद्यालयों की स्थापना तो करनी ही पड़ती है। और लेकिन विद्यालय कैसा होना चाहिए, वहाँ का वातावरण ऐसा होना चाहिए जिसमें बालक अपना वातावरण में अपना स्वतंत्र विकास कर सके। तो उनके कहने का ये अर्थ है कि पहले तो विद्यालय होना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर विद्यालय हमें बनाने ही पड़ते हैं क्योंकि बच्चे को कुछ ना कुछ सिखानी ही पड़ती है, तो जो विद्यालय बने हैं वहाँ कैसा होना चाहिए, वहाँ का वातावरण ऐसा स्वतंत्र होना चाहिए, अर्थात बच्चे अपनी इच्छा अनुसार सीख सकें जब उन्हें जिस चीज़ को सीखने का मन हो, ना कि एक कठोर वातावरण बना दिया आपने जहाँ जाकर बालक परेशान हो जाए, स्कूल का काम करना है, घर का काम करना है, इस पीरियड का काम करना है, उस पीरियड का काम करना है। इस तरीके से वो विद्यालय के कठोर वातावरण को कभी भी मान्यता नहीं देते हैं। अब अंतिम चीज आती है, विद्यालय ऐसा स्थल होना चाहिए जहां बालक हानिकारक प्रभावों से दूर रहे। ये किसने कहा था, रॉस ने कहा था। रॉस ने क्या कहा था, विद्यालय ऐसा स्थल होना चाहिए जहां बालक हानिकारक प्रभावों से दूर रहे। अब यहाँ पर हानिकारक प्रभाव कहने का अर्थ क्या है, देखिए आपने देखा होगा आजकल जैसे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन छोटे छोटे बच्चों के पास भी क्या होता है, बहुत भारी बैग दिया होता है, उनकी कई सारी घंटियाँ चलती हैं उनकी, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, पोयम, ठीक है, अलग अलग तरीके की घंटियाँ चलती हैं, जिसमें बच्चा क्या हो जाता है, उस पर मतलब उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है। वो हर समय क्या रहता है, घर आकर भी खेल नहीं पाता है, क्योंकि उसके पास क्या होता है, उसको लगता है कि भाई मैं स्कूल का काम करना है, अगर मैं स्कूल के इस सब्जेक्ट का काम छोड़ दूंगा तो कल मैडम मुझे मारेंगी या डांटेंगी। आपने देखा होगा कई बार जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो स्कूल जाने के लिए भी रोते हैं, क्योंकि उन्हें क्या लगता है, स्कूल में जाने से डर लगता है। क्यों लगता है डर, क्योंकि वहाँ का वातावरण कैसा हो जाता है, स्ट्रेसफुल हो जाता है। बच्चा हर समय कोई ना कोई पीरियड पढ़ रहा है, उसके पास कभी भी खाली समय नहीं होता, तो इस प्रकार से बच्चे पे क्या पड़ रहा है, हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है। तो रॉस ने वही कहा था कि विद्यालय ऐसा स्थल होना चाहिए जहां बच्चा क्या रहे, हानिकारक प्रभावों से दूर रहे। तो ये तो दोस्तों आज हमारा क्या खत्म हो गया है, प्रकृतिवाद खत्म हो चुका है। अब हम कल देखेंगे आपका जो अगला है हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो है प्रयोजनवाद, या जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रैग्मैटिज्म बोलते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि जो मैंने आपको पढ़ाया आपकी समझ में आया होगा। अगर आपकी समझ में कोई चीज़ नहीं आती है तो आप तुरंत कमेंट कर दीजिए, मैं आपकी उस समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगा। और जो दोस्त
अगर आपके कोई दोस्त हैं जो LT की तैयारी कर रहे हैं तो आप उन्हें एक बार सजेस्ट कर सकते हैं कि वो हमारे चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा से भी एक बार देखें। आशा करता हूँ कि उनको अच्छा ही लगेगा। अगर अच्छा ना लगे तो आप बता सकते हैं कि सर ये सुधार कर दीजिए या इस तरीके से पढ़ाइए, वो भी आपके सुझावों का हमेशा स्वागत रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और हमसे जुड़े रहिए।